नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी के एक शानदार और बेहतरीन लेक्चर में। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि एल्केन्स आखिरकार क्या होते हैं और उनकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा। आज है बच्चों यूनिट 2 का पार्ट नंबर 3। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कंप्लीटली sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। आपका डाउट रहा होगा ये कि सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आप बोल रहे हो, sp3 sp2 क्या होता है। sp3 तो मैंने आपको बताया था सिंपली सिंपली, sp2 भी मैंने आपको समझाया है। आज हम इसको डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है एल्कीन्स के अंदर। हमने एल्केन्स के अंदर तो पढ़ लिया, तो बात करते हैं एल्कीन्स के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। बात करें बच्चों, सबसे पहला डाउट आपका ये रहेगा, अगर आप वीडियो में नए हैं तो आपका ये डाउट कंफर्म रहेगा कि सर एल्कीन्स क्या होते हैं। बात करें एल्कीन्स की, एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड, कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा कार्बन कार्बन के बीच में। एल्किन्स वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कम से कम डबल बॉन्ड होता है, कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आगे बात करें बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन एल्किन्स की, जिसके लेक्चर हम पढ़ रहे हैं कि एल्किन्स के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। sp2 का मतलब हो गया कि कार्बन यहाँ पे कितने से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए कार्बन जुड़ा हुआ है 1 2 3, एक कार्बन जुड़ा हुआ है 1 2 3 4, तो बच्चों ये होगा s p1 p2 p3, यानी कि s p3, और ये होगा s p1 p2, ये होगा s p2। इसमें क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे कि सर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, इसमें 3 कैसे बना है। तो बच्चों एक बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि जुड़ा हुआ काउंट होता है कि कितनों से जुड़ा हुआ है। सिंपल सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों कि कैसे पता लगाए कि कौन सा किस हाइब्रिडाइजेशन का है। बात करें बच्चों इस स्ट्रक्चर की, ये है एल्कीन का स्ट्रक्चर, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। आप देख सकते हो बच्चों ये कार्बन है एक, और एक ये कार्बन है, क्योंकि ये दो बॉन्ड को हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये भी यहाँ पे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और ये है हमारे यहाँ पे पी ऑर्बिटल, ये है हमारी pz ऑर्बिटल। तो बच्चों z ऑर्बिटल क्या है कि प्लेन में प्रेजेंट नहीं होती, ये 3D स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन है, ये समतल है, तो x और y तो इसमें प्रेजेंट होंगे, लेकिन z पर प्रेजेंट होती है। समझ रहे हो आप, बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट होती है। तो ये है हमारी pz ऑर्बिटल। अब बात करें बच्चों इसकी, तो ये बना रहा है पाई बॉन्ड, ये हमारा पाई बॉन्ड हो गया, ये मिलके दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, एक तरीके से ओवरलैप हो जाते हैं, ऐसे ओवरलैप हो जाते हैं बच्चों। ये दोनों आपस में ओवरलैप होके एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। ये है बच्चों पाई बॉन्ड, जो आपको पर्पल रंग का दिख रहा है, यानी पर्पल कलर का जो दिख रहा है, ये हमारा पाई बॉन्ड है कंप्लीटली। और जो पहला बॉन्ड बनता है वो बनता है हमारा सिग्मा बॉन्ड। अब बात करोगे कि जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसमें पहला बॉन्ड हो गया सिग्मा और दूसरा हो गया पाई बॉन्ड। बच्चों ये पाई बॉन्ड ये दिख रहा है ना आपको, ये 3D स्ट्रक्चर में ये वाला, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम पाई। ये जो ये ओवरलैप हो रही है आपस में, दोनों दोनों जुड़ के बना रही है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है। इसकी मिड में बन रहा है सिग्मा बॉन्ड एक्स वाई ऑर्बिटल से। आगे बात करें बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, आपका डाउट रहा हो, तो आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो, या लास्ट वीडियोस आप देख सकते हो कि मैंने डिटेल में बताया है इनसे रिलेटेड कि आखिरकार एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स क्या होते हैं। तो जाके प्रीवियस लेक्चर आप विजिट करो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो। अगर और कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप बेझिझक होकर डाउट पूछ सकते हो। बात करें बच्चों इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। अगर डीप में बात करें तो कार्बन कार्बन, ये भी sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया। sp2 कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन, ये हो गया बच्चों पहला इसका, ये s ऑर्बिटल हो गई, ये 1p 2p, तो ये हो गया हमारा sp2, और ये भी हो गया हमारा सेम sp2। अब बात करें बच्चों C2H4 पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन,
ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि हाँ, ये सर जो आपको दिख रहा है ये 1s दिख रहा है, ये 2pz दिख रहा है। ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसको हम ऐसे बोलते हैं 1s2, 2s2, 2p6। इस प्रकार से कुछ बच्चों इसका sp-d हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि sp-z तक हाइब्रिडाइजेशन होता है। आगे बात करते हैं बच्चों, आगे बात करें हम एग्जांपल्स की। एग्जांपल हमारा एथीन है यहाँ पे C2H4। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एथीन जो मेन है डबल बॉन्ड जिसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि ओवरलैप की वजह से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और सिग्मा बॉन्ड भी बनता है। इसके अंदर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन एथीन के अंदर। ये अभी जो एग्जांपल हम पढ़ रहे थे वो एथीन का ही था। बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। अब बात करते हैं कि कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता कैसा है, जिसके बारे में डिटेल में बात करें हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जिसकी भी मैं बात कर रहा था। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6। कार्बन कौन से नंबर पे आता है? कार्बन आता है छठे नंबर पे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो बच्चों ये 2 ये 2 ये 2 ये नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो पहला आ गया 1s2, यानी कि पहली ऑर्बिटल में 2 और पहली ऑर्बिटल थी हमारी, ये ऑर्बिटल डिनोट करता है। पहली ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं तो s हो गया। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पहली ऑर्बिटल कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ये कार्बन है, इसकी पहली ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड ऑर्बिटल की बारी आई। सेकंड ऑर्बिटल में बच्चों, सेकंड ऑर्बिटल की s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2s2, और उसकी p ऑर्बिटल में 2p2 ऑर्बिटल हो गई। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इन एथीन ईच कार्बन फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। बात करें बच्चों की, जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक तो डबल बॉन्ड बनाता है और तो सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये हमारा सिग्मा हो गया, ये हो गया हमारा सिग्मा। सिग्मा को ऐसे डिनोट करते हैं बच्चों। और ये हमारा पहला बॉन्ड हो गया सिग्मा, दूसरा बॉन्ड हो गया पाई बॉन्ड। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसी को sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम बोलते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 होता तो 6 है, लेकिन कार्बन का p2 होता है 1s2 2p 2s2 2p2, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब बात करें कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आखिरकार बनती कैसे है, या sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होती है। तो बच्चों बात करते हैं कार्बन की, बात करें यहाँ पर कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। अब बात करें इसकी ऑर्बिटल्स कैसे होती है, तो बच्चों फर्स्ट जो s ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल वो इस प्रकार होती है। फिर ये हो गई हमारी 2s, ये हो गई 2p। अब बात करें बच्चों, ये तो कंप्लीटली फिल रहती है, 2 इलेक्ट्रॉन से। पहली ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो कंप्लीटली फिल होती है। फिर दूसरी ऑर्बिटल की बात करें, ये हो गई हमारी 2s ऑर्बिटल, ये आ गई हमारी 2p। 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बात करें बच्चों की, जैसे कार्बन अगर बॉन्ड बनाता है किसी के साथ, या हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, या किसी और अदर कंपाउंड के साथ जुड़ता है, तो क्या होता है बच्चों, पहले कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फिर उसके बाद में बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों एक्साइटेड स्टेट में 2 वाली ऑर्बिटल आती है, काउंट होती है। 1 आती है, 1 वाली ऑर्बिटल नहीं आती, ये ऑर्बिटल्स काउंट होती है। ये ऑर्बिटल्स में क्या होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाता है 2p वाले सेक्शन में। देन उसके बाद में ये बन जाता है, 4 बॉन्ड बनाने के लिए रेडी होता है, मतलब 4 हाइड्रोजन इससे जुड़ने के लिए रेडी होते हैं। कुछ इस प्रकार से ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जैसे बात करें हम एल्कीन की, बात करते हैं कि एल्कीन की बात करनी है, एल्कीन की स्ट्रक्चर की। ये हो गया हमारा कार्बन डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन से जुड़ गया और दूसरा भी हाइड्रोजन से जुड़ गया। एक सेकंड में इन्हें इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकंड, जो ये मैंने इरेजर ले लिए, इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ये फाइनल कंक्लूजन है कि हाँ, एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद कार्बन कुछ इस प्रकार से अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेता है। बच्चों ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है एल्कीन का, जैसे कि आपको पता है। कार्बन जुड़ा हुआ रहता है हाइड्रोजन से, ये कार्बन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, 1 2s ऑर्बिटल
प्लस 2 ऑर्बिटल मिक्स होके बनाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि ये बच्चों ये हो गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कैसा है? एक तो बन रही है 2s, यानी कि जो एक हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है ये कार्बन है हमारा। ये मिड वाला कार्बन की, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। इसमें क्या हो रहा है कि एक तो हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, यानी कि एक तो यहाँ पे आके हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ये हो गई हमारी 2s, यानी कि 1 तो 2s एंड 2 2p मिक्स। और जो बाकी बच गया बच्चों, ये हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है यहाँ पे, ये हो गई 2p। और ये जो कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, पहला बॉन्ड, वो बन रहा है, यानी कि यहाँ पे आके जुड़ रहा है कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड। तो बच्चों ये तीनों मिलके बनते हैं 2sp, यानी कि sp2 बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। ये हो गया बच्चों हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारा बचा रह गया pz ऑर्बिटल, इसे बोलते हैं pz। तो बच्चों ये होती है px, ये होती है y और ये होती है pz। अब हमारी pz रह गई फ्री। अब हमारी pz ऑर्बिटल है जो फ्री है, कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। अभी मैं आपको बना के बताता हूँ बच्चों वीडियो में। तो बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कार्बन 3 बॉन्ड बना लेता है, यानी कि 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म कर लेता है। और बच्चों 1p ऑर्बिटल रिमेंस अनहाइब्रिडाइज्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक p ऑर्बिटल, एक सेकंड में अपने बना लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ये तो बच्चों कंप्लीटली फिल हो चुकी है, ये भी फिल हो गई कंप्लीटली, ये दोनों फिल हो चुकी है, ये कंप्लीटली रिमेन रह गई, यानी कि अनहाइब्रिडाइज्ड रह गई, जिसे हम बोलते हैं पीजेड। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें। द 3sp2 orbitals arrange themselves in a trigonal planar geometry with 120 बॉन्ड एंगल। अब बात करें बच्चों, जैसे कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन है हमारा, जैसे टेट्राहेड्रल की बात कर रहे थे तो टेट्राहेड्रल में 4 बॉन्ड बन रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 4 बॉन्ड बन रहे थे, इनके बीच की जो एंगल डिफरेंस था वो था 109.5, यानी कि जो फेवरेबल चारों के लिए सेम एंगल होता है, उसी वही एंगल हमारा फेवरेबल एंगल होता है, यानी कि वही हमारा मोस्ट स्टेबल एंगल माना जाता है। जैसे बात करें अगर जैसे कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो 360 का कंप्लीटली होगा, 360 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 120 डिग्री एंगल। यहाँ पे बनाएगा 120 डिग्री एंगल ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, यानी कि तीनों sp2 ऑर्बिटल्स और ट्राइगोनल प्लेनर व्यवस्था बनाते हैं। और बॉन्ड एंगल 120 होता है। मैंने आपको बताया कि 120 क्यों होता है बच्चों, यहाँ पे 120 इस वजह से होता है क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल एंगल होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करें बॉन्डिंग इथेन, इथेन के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कभी इथेन दिखता कैसा है, 3D में कैसे दिखता है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, देख सकते हो, ये है हमारा इथेन। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये 3 एंगल। और ये हो गया हमारा पी जेड, जो कि फ्री है। जो ये ऊपर वाला दिख रहा है बच्चों आपको ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, ये हमारा पीजेड है, यानी कि ये एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल ये हो गई, एक ऑर्बिटल ये हो गई और एक ऑर्बिटल ये हो गई। 3 ऑर्बिटल्स तो फिल है, यानी कि वो हाइब्रिडाइज्ड है। और जो फ्री ऑर्बिटल है वो है हमारी पीजेड ऑर्बिटल। बात करें बच्चों ये होता कैसे है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन एक बॉन्ड ये बना लिया, एक बॉन्ड इससे बना लिया और एक बॉन्ड इससे बना लिया, यानी दूसरे कार्बन से ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है कार्बन। क्या होगा, जो ये फ्री है हमारा पीजेड वाली, ये पीजेड वाली क्या करेगी, दोनों साइड फ्री है क्योंकि दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गए एल्कीन के अंदर। तो ये क्या करती है बच्चों, आपस में ओवरलैप कर देती है। ओवरलैप कैसे करती है, जैसे बताऊं आपको, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार ये आपस में मिल जाती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, ऐसे ऊपर से भी और नीचे से भी। और ये कुछ पाई की तरह दिखता है, यानी कि ये बॉन्ड पाई की तरह दिखता है, इस वजह से पाई बॉन्ड बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है इसके अंदर। तो जो आप नीचे देख सकते हो, ये ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल लीडिंग टू पाई बॉन्ड्स,
ये कुछ इस प्रकार से होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, आप देख सकते हो नीचे डाउन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देख लो, ये हमारी p ऑर्बिटल है, यहाँ भी हमारी pz ऑर्बिटल है, ये आपस में ओवरलैप करके कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या लास्ट वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, उसके अंदर हमने एल्केन के बारे में अच्छे से बात की और एल्कीन के बारे में बात की है। बेसिक से बेसिक नॉलेज है बच्चों एल्केन और एल्कीन के बारे में आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं बच्चों एथाइलिन और एथीन। एथाइलिन और एथीन, ये भी एथाइलिन का मतलब भी एथीन ही होता है। एथीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बच्चों, आप देख सकते हो आप ये कैसे दिखता है 3D के अंदर, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय sp2 और s ओवरलैप, यानी कि sp2 और s की ओवरलैपिंग करें तो कैसा दिखता है, ये कार्बन हो गया हमारा sp2 और ये हाइड्रोजन है s ऑर्बिटल वाला, तो ये हो गई बच्चों बॉन्डिंग sp2 और s की ओवरलैप की, ये वाली, ये देख सकते हो आप, छोटा सा ग्रीन सा दिख रहा होगा, ये डार्क डार्क सा ये दिख रहा है, ये जो एरिया ये है हमारा ओवरलैप वाला एरिया, ये यहाँ पे ओवरलैप वाला एरिया, ये एरिया है बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन sp2 ओवरलैप, और ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड, जो कि कुछ इस तरीके से ओवरलैप करने के बाद बनता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, 3D स्ट्रक्चर है, काफी आसान है समझने के लिए, एक बार देखते हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे बात करें हम सिग्मा बॉन्ड की, अब बात करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ कि सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड है। बात करते हैं कि वन sp2 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप्स विद sp2 ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। बात करें कि वन sp2 ऑर्बिटल ओवरलैप करती है दूसरे कार्बन के sp2 से, तो वो होगा सिग्मा बॉन्ड। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। remaining sp2 orbitals overlap with hydrogen s orbital कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। बात करें जैसे मान लीजिए कि एल्कीन की बात चल रही है हमारे यहाँ पे, एल्कीन कोई मेजर प्रोडक्ट मान के उसकी बात करी जा रही है, जैसे मान लो ये कार्बन कार्बन है और ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और ये भी हमारा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो बच्चों ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये एक सिग्मा बॉन्ड और एक है हमारा पाई बॉन्ड। अब बात करते हैं कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये s ऑर्बिटल है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो एटम है हमारा यहाँ पे कार्बन है, उसकी वो ओवरलैप कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, यानी हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, तो उसमें जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा हमारा सिग्मा बॉन्ड, या फिर कार्बन कार्बन भी जो पहला बॉन्ड बना रहे हैं वो हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा होगा पाई बॉन्ड, उसके बाद में तीसरा आएगा जो भी पाई बॉन्ड ही होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब इसमें बात करें कि इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो ऑब्वियसली इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड 5 है और एक है हमारा पाई बॉन्ड, क्योंकि काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 एंड देन 5, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक हो गया हमारा पाई बॉन्ड। होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया, नोट्स वगैरह आप परचेज कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन पे जाके, काफी आसान तरीके से, इससे भी आसान तरीके से वहाँ नोट्स वगैरह बनाए गए हैं बच्चों, तो आप देख सकते हो, विजिट कर सकते हो आप एक बार। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है और पाई बॉन्ड क्या होता है। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स ऑफ बोथ कार्बन्स ओवरलैप साइडवाइज, जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों कार्बन के पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल थी, वो आपस में जुड़ जाती है, ओवरलैप कर लेती है साइडवाइज, यानी कि इस साइड से इस साइड से, फॉर्मिंग वन पाई बॉन्ड, वो बनाती है एक पाई बॉन्ड, यानी कि दोनों की एक एक ऑर्बिटल मिलके एक पाई बॉन्ड बनाती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ज्योमेट्री एंड प्रॉपर्टी ऑफ एथीन। एथेन का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ मैं एक बार, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों ज्योमेट्री एंड प्रॉपर्टी की एथेन की। बात करें पैरामीटर्स की, पहला हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इथीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, ऑब्वियसली बच्चों तीन बॉन्ड बना रहा है, यानी कि तीन जगह जुड़ रहा है, बॉन्ड मत बनाओ आप, बॉन्ड की मत सोचो, याद रखना कितने जुड़ रहा है, वो कितनी चीजों से जुड़ रहा है, वो होगी उसकी हाइब्रिडाइजेशन बच्चों। काफी आसान तरीके से याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं, इसकी शेप हो गई प्लेनर, ये प्लेनर शेप में होता है ऑब्वियसली। बॉन्ड एंगल 120 का हो गया, क्योंकि कार्बन अगर तीन बॉन्ड बना रहा है तो 360 डिवाइडेड बाय जितने बॉन्ड बना रहा है, जितनी साइड जुड़ रहा है, वो मेजर है जुड़ना। बात करें बच्चों बॉन्ड टाइप हो गई सिग्मा और प्लस पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है और पाई बॉन्ड भी बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड तो सब में बनता है लेकिन इसमें पाई बॉन्ड भी बन रहा है, तो सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड हो गया ये। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो बच्चों ये याद रखने के लिए कि डबल बॉन्ड की
जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग, शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से छोटी होती है ये बच्चों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ पाई बॉन्ड। अब बात करें कि पाई बॉन्ड की इंपोर्टेंस क्या होती है और क्यों होता है, मतलब ये जरूरी है एक तरीके से। रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड लीडिंग टू सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बात करें बच्चों पाई बॉन्ड की वजह से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के चारों ओर रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, जिससे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होते हैं। अब बात करें बच्चों आगे बात करेंगे कि हम सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म आखिरकार क्या होता है। आइसोमेरिज्म तो मैंने आपको बताया था, यानी कि सेम स्ट्रक्चर, यानी कि सेम फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो आइसोमेरिज्म कहलाता है। अब आगे बात करेंगे कि हम पाई बॉन्ड की वजह से ये रिस्ट्रिक्टेड क्यों है, मतलब रोटेशन पॉसिबल क्यों नहीं है, और जो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म बन रहे हैं वो क्या होते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों सिस और आइसोमेरिज्म की, ट्रांसमेरिज्म की, यानी कि सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म आखिरकार क्या होते हैं बात करेंगे। उससे पहले हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों, और एल्कीन्स की स्टेबिलिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि एल्कीन्स की स्टेबिलिटी कैसे चेंज होती है और कैसे बरकरार होती है, कैसे स्ट्रांग हो सकती है और भी ज्यादा, या कैसे कमजोर हो सकती है। बात करें बच्चों पहला पॉइंट है हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूशन। बात करें एल्काइल सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, more alkyl group attached to the double bond increase alkene stability due to electron donating plus I effect। बात करते हैं बच्चों साफ साफ कि एल्काइल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि डबल बॉन्ड है, ये हो गया हमारा एल्कीन। अब ये एल्कीन सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जितनी ज्यादा बड़ी चेन जुड़ी हुई रहेगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। जैसे मान लीजिए कि इससे जुड़ा हुआ है आर, ये कार्बन चेन जुड़ी हुई है और इससे सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। तो बच्चों ये स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एक तरीके से, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है या एनर्जी दे रहा है, एक तरीके से आप मान सकते हो सिंपल भाषा में कि हाँ ये एनर्जी दे रहा है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। आगे बात करें इसके कंपैरिजन में, दूसरे की बात करता हूं मैं, इसके कंपैरिजन में इसकी बात कर लो। ये कार्बन है, इसमें भी आर हो गया, इसमें भी आर हो गया, मतलब ये चारों तरफ से जुड़ा हुआ है एक तरीके से, मान लो चारों तरफ से एल्काइल जुड़े हुए हैं। अब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या ऊपर वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। वो बच्चों आपको समझ में आया होगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, जितने ज्यादा ग्रुप जुड़े होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हमारे यहाँ पे शो करेगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि एल्काइल सब्स्टिट्यूशन कैसे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स पे। बात करें कॉन्जुगेशन, दूसरी जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स डिपेंड करती है ऑन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड and single bonds causes pi electron delocalization which increase stability। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ बच्चों में। जैसे मान लीजिए कि ये डबल बॉन्ड हो गया, ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन। तो बच्चों ये क्या होगा कि डीलोकलाइज हो सकते हैं, ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन से डीलोकलाइज हो सकते हैं और वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, यानी कि एक तरीके से इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है। वो डबल बॉन्ड आगे ट्रांसफर कर सकता है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है बाय इलेक्ट्रॉन्स। आगे बात करते हैं बच्चों कॉन्जुगेशन, आप समझ गए कि डीलोकलाइज हो सकते हैं, इस वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं कॉन्जुगेशन की, हमने बात की, बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सी बॉन्ड एच इनटू द डबल बॉन्ड इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। अब बात करें बच्चों जैसे मान लीजिए कि ये और कार्बन से जुड़ा हुआ है और उससे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सेकंड में इसे इरेज करता हूं ताकि आप अच्छे से दिखे और समझ में भी आए। जैसे बात कर लो, ये कार्बन हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये मान लीजिए कि जितने ज्यादा इसके पास हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इसकी। समझ रहे हो आप कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि वो एक तरीके से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स
डोनेट करेंगे, डीलोकलाइज होंगे और इस सिस्टम के अंदर आ सकेंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अल्फा इलेक्ट्रॉन्स भी जिन्हें हम बोलते हैं कि डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं, जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आगे बात करें बच्चों हमारे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है हमारा स्टेरिक स्ट्रेन। क्राउडिंग ऑफ बल्की ग्रुप्स नियर द डबल बॉन्ड डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ ड्यू टू रिपल्शन। अब बात करें जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, यहाँ पे R जुड़ा हुआ है, यहाँ पे H जुड़ा हुआ है और यहाँ पे R जुड़ा हुआ है, यहाँ पे H जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि ये बहुत बड़ी चेन है और ये भी बहुत बड़ी चेन है, तो बच्चों ये एक दूसरे को रिपल्शन शो करेगी, समझ रहे हो? ये एक दूसरे को दबाव करेगी, मतलब अलग होने की कोशिश करेगी, दूर होने की कोशिश करेगी। इस वजह से बच्चों इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है अगर ये पास-पास में होते हैं तो। और अब जैसे मान लीजिए कि अपोजिट साइड होता है, एक R इधर है, एक R इधर, तो इसको कोई दिक्कत नहीं थी, उससे स्टेबिलिटी नॉर्मल रहती है एक तरीके से, तो कोई भी स्टेबिलिटी में दिक्कत नहीं आती। आगे बात करते हैं बच्चों, एक सेकंड इन्हें इरेज कर देता हूँ। आगे बात करते हैं ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस इफेक्ट। अब बात करते हैं सिस ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, सिस ट्रांस के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में आगे और पढ़ेंगे बच्चों डिटेल में। आप घबराओ मत, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं ट्रांस एल्कीन्स आर जनरली मोर स्टेबल देन सिस एल्कीन्स बिकॉज लेस स्टेरिक स्ट्रेन। अब बात करें कि ट्रांस और सिस क्या होता है बच्चों। ये हो गया हमारा एल्कीन, यहाँ पे R ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे R ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बच्चों ट्रांस एल्कीन्स जनरली मोस्ट स्टेबल होते हैं, ये होते हैं हमारे ट्रांस एल्कीन्स। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, अपोजिट साइड अगर है एल्कीन ग्रुप तो उसको बोलते हैं हम ट्रांस। और अगर सिमिलर साइड है, जैसे मान लीजिए कि ये R इस साइड होता, इस हाइड्रोजन की साइड होता, तो सिमिलर साइड हो गई है, तो ये हो गया हमारा सिस। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हो। आगे बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट था कि एल्काइल सब्स्टिट्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, डिटेल में पढ़ते हैं। एल्कीन स्टेबिलिटी ट्रेंड्स, एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इंक्रीज विद इंक्रीज इन सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि बच्चों एक चीज को हटा के दूसरी चीज आना, समझ रहे हो? जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा एथीन है, पहले एग्जांपल में देख सकते हो, हमारा एथीन है, दोनों चारों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जैसे ही मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम एल्काइल ग्रुप को ला रहे हैं यहाँ पे, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। फिर दो को ला रहे हैं, फिर दो के तीन वेराइटी हो गई अलग अलग, कि दो अगर एक साइड है तो सिस हो गई, दोनों अपोजिट साइड है तो ट्रांस हो गई, फिर दोनों एक साइड है तो वन वन और जेमिनल जिसे बोलते हैं, यानी कि इनकी सिमिलर होती है बात करें तो। जो ट्रांस और जो जेमिनल होता है वो इक्विवेलेंट होता है इन कंपैरिजन टू सिस के। बात करें बच्चों, अगला आता है हमारा ट्री ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि तीन को चेंज कर दिया हमने, तीन हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, जिसको हम बोलते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। उसके बाद स्टेबिलिटी आती है हमारी टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि चारों कोनों चित, चारों कोने चित बोल सकते हैं हम इसे, यानी कि चारों हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम एल्काइल ग्रुप को ला रहे हैं वहां पे। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों। इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो मोस्ट स्टेबल हो गया टेट्रा, फिर ट्राई, फिर डाई, फिर मोनो और फिर अनसब्स्टिट्यूटेड यानी कि एथेन। Alkyl groups donate electrons density by plus I effect and hyperconjugation stabilizing the double bonds। बात करें बच्चों की प्लस आई इफेक्ट और हाइपरकंजुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं ये ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स। आगे बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर की, जैसे कि मैंने आपको बताया टेट्रा चारों चित्त वाला, फिर तीन वाला, फिर दो वाला, फिर मोनो और फिर अनसब्स्टिट्यूटेड, जिसके पास एल्काइल ग्रुप ही नहीं है वो तो सबसे कम स्टेबल होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट था कि कॉन्जुगेशन का इफेक्ट क्या होता है, कॉन्जुगेशन क्या होता है और रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस को एक तरीके से कॉन्जुगेशन भी हम कहते हैं। बात करें इसकी, जैसे एग्जांपल हो गया हमारा पहला है एल्कीन। एल्कीन की कुछ वेराइटीज की मैं बात करूंगा और उनके एल्काइल ग्रुप्स की बात करूंगा और उनकी स्टेबिलिटी की बात करूंगा कि कौन सा कितना ज्यादा स्टेबल है। आई होप बच्चों को समझ में आएगा, ये आसानी तरीके से आपको समझाऊंगा। पहली बात करें एथीन की, एथीन हो गया बच्चों सी डबल बॉन्ड सी। दूसरा बात करें प्रोपीन की, मैथ एथ प्रो, ये हो गया हमारा प्रोपीन। तीसरी बात करें टू ब्यूटीन की, टू ब्यूटीन मैथ एथ प्रो ब्यूट, ये हो गया हमारा टू ब्यूटीन। अब बात करें टू मेथाइल वन
2 3 4। बात करें 2 मेथाइल, यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 मेथाइल 2 ब्यूटीन, ये भी डबल बॉन्ड है। अब बात करते हैं बच्चों इनकी स्टेबिलिटी की और इनके कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसमें कितने एल्काइल ग्रुप है आप खुद बताना। इसमें कितने एल्काइल ग्रुप है? जो हमारा पहला है, ये पहला है, इसके अंदर कितने एल्काइल ग्रुप है? इसके अंदर है बच्चों 0 एल्काइल ग्रुप, तो ये है हमारा 0 एल्काइल ग्रुप। इसके अंदर कितने एल्काइल ग्रुप है? इसमें है 1 एल्काइल ग्रुप, यानी कि एक कार्बन चेन जुड़ी हुई है एक तरीके से, सिंगल वाली हो या डबल वाली हो या ट्रिपल वाली हो या 100 कार्बन हो या 1000 कार्बन हो, एक ही चेन काउंट होगी। तो यहाँ पे कितना एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है? यहाँ पे जुड़ा हुआ है 1 एल्काइल ग्रुप। और इसकी बात करें यहाँ कितना है? दोनों साइड एक-एक है, यहाँ पे 2 एल्काइल। इसकी बात करें यहाँ कितना है? एक तो ऊपर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, 2 ये हो गए, एक ये हो गया हमारा 3 एल्काइल। ये हो गया हमारा 3 एल्काइल। अब बात करेंगे स्टेबिलिटी की, भी अब मैंने आपको बताया प्लस आई इफेक्ट और कॉन्जुगेशन से क्या होता है, यानी कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती रहेगी उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। बात करें जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए रहेंगे उतने ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमारा ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये मोस्ट स्टेबल है ये, देन 2 ब्यूटीन, देन प्रोपीन, देन एथीन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। एक सेकंड इन्हें इरेज कर देता हूँ ताकि भसड़ ना हो जाए ज्यादा। आगे बात करते हैं बच्चों हम कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स की। जैसे अब देख लीजिए कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, ये हमारा एग्जांपल हो गया बच्चों, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ये हो गया हमारा ब्यूटीन। फिर क्या है बच्चों, इसके अंदर जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये डिलोकलाइज हो गया, ये डिलोकलाइज हो गया, ये डिलोकलाइज हो गया, मतलब पास-पास में एक तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं, इनके बीच कोई गैप नहीं आया। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये डिलोकलाइज हुआ, ये डिलोकलाइज हुआ, ये, 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 ये और ये। इसके अंदर क्या हुआ कि एक sp3 आ गया जो कि डिलोकलाइज कर दिया, यानी कि इस चेन को एक तरीके से ब्रेक कर दिया। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी और इसके अंदर कॉन्जुगेशन मौजूद ही नहीं होगा। इसके अंदर ये ट्रांसफर नहीं हो सकते, एक तरीके से मूवेबल नहीं है, डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज, इसके अंदर सारे डिलोकलाइज हो सकते हैं और इसके अंदर डिलोकलाइजेशन ब्रोकन, डिलोकलाइजेशन ब्रोक कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है भाई sp3 कार्बन। आगे बात करते हैं बच्चों, कॉन्जुगेशन कॉजेस डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स गिविंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। बात करें कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे चेन में फैल जाते हैं जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके अंदर 1,3 ब्यूटीन ब्यूटाडाइन, जैसे कि ये था हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन, सॉरी बच्चे जैसे मैंने आपको बताया था नोमेनक्लेचर डाई आएगा क्योंकि दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस वजह से डाई उसके साथ एब्सोल्युटली आएगा। 1,3, ये मैंने बताया था तो ब्यूटा, एक सेकंड में से इरेज करता हूँ। 1,3 ब्यूटा डाइईन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम, यानी कि सिंपल एल्कीन से ज्यादा स्टेबल होता है 1,3 ब्यूटाडाइन, यानी कॉन्जुगेशन वाला। जैसे सिंपल सिंपल से आप याद रख लो कि अगर अल्टरनेटिंग डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि डबल बॉन्ड आ रहा है फिर सिंगल आ रहा है फिर डबल आ रहा है फिर सिंगल आ रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड है यहाँ पे एक है दूसरे कोने में, उससे ज्यादा स्टेबल होगा हमारा कॉन्जुगेशन वाला, यानी कि अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड वाला। ये बात करते हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। बात करें कि हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट क्या होता है एल्कीन्स की स्टेबिलिटी पे, उसकी बात करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इज द डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन बॉन्ड H बॉन्ड एडजेसेंट टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब बात करें कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बन कार्बन के पास वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स फैल जाते हैं। मोर अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर हाइपर कंजुगेशन, मोर स्टेबिलिटी। इसकी बात करते हैं बच्चों डिटेल में, मैं आपको बताता हूँ, भी आपको जस्ट बताया था। जैसे कि मान लीजिए कि ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, और ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब बच्चों इसके पास हो गए 3 हाइड्रोजन, समझ रहे हो? इसके पास भी हो गए 3 हाइड्रोजन, यानी कि अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। इसके पास हो गया 1 हाइड्रोजन, इसके पास हो गया 1 हाइड्रोजन, इसके पास हो गया 1 हाइड्रोजन, इसके पास हो गया 1 हाइड्रोजन। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है यहाँ पे, इसकी जो
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। एक तरीके से जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। यानी कि हाइड्रोजन जितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन क्या होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सर डबल बॉन्ड वाला कार्बन कार्बन है, उसके पास में जो भी कार्बन कार्बन मौजूद होगा, पहला कार्बन, उसमें कितने ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो उसके हाइड्रोजन्स बोले जाते हैं। यानी कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। बात करें बच्चों, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एग्जांपल की बात करें, 2 ब्यूटीन, ये हो गया बच्चों हमारा 2 ब्यूटीन का एग्जांपल। 2 ब्यूटीन इज इक्वल टू 6 अल्फा हाइड्रोजन, यानी 3 इधर हो गए 3 इधर हो गए, ये हो गए हमारे 6 अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं और इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है। आगे बात करते हैं हम सिस ट्रांस इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी। अब बात करें कि सिस और ट्रांस का स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट करता है एल्कीन की। बात करें जैसे मान लीजिए कि सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशनल ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन की बात करें हम यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे ब्यूटेन है, ये हो गया पहला मेथ एथ प्रो ब्यूट। अब बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो रोटेशन नहीं हो सकती, यानी कि फ्रीली मूव नहीं हो सकते। वो अगर मूव होंगे तो हमारे डबल ब्रेक हो सकते हैं। इस वजह से अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फ्रीली रोटेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, यही एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए अगर सिंगल होता तो ये कार्बन इस साइड आ सकता था, मूव हो सकता था, एक तरीके से सिस में ट्रांसफर में हो सकता था कि सिस से ट्रांस में ट्रांसफर हो जाए इजीली, और ट्रांस से सिस में ट्रांसफर हो जाए, एक साइड का मूव हो सकता था। जैसे ये हाइड्रोजन इधर चल जाता, ये कार्बन इधर आ जाता। जैसे कि हमारे सिंगल बॉन्ड में होता है वैसे ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होता, रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि वो रोटेशन पॉसिबल क्यों नहीं होती कंपेयर टू कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स which are possible due to the free rotation about the single bond in comparison to। जैसे कि ये बोल रहा है कि बच्चों की डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होती जैसे कि हमारे सिंगल बॉन्ड में होती है। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है बच्चों, ये हमारा ब्यूटीन है, ये हमारा ब्यूटेन है, ठीक है, ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है। अब क्या होगा कि बच्चों ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया एंटी का, और ये हो गया सिंक का। ये बच्चों ज्यादा एंटी एंटी ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू सिंक, क्योंकि इसके अंदर रिपल्शन होता है, इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है बहुत ज्यादा। आपस में दोनों चेन्स ऊपर एक साथ आ गई तो एक दूसरे से रिपल्शन होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस से हम बोलते हैं। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है प्रेजेंट टू उसके जो हमारा एंटी वाला है पोजीशन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये रोटेशन इजीली हो जाती है, ये इसके अंदर ट्रांसफर हो सकता है और ये इसके अंदर ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि एक साइड का कार्बन अगर ऊपर है वो नीचे आ गया तो वो एंटी से सिंक बन जाएगा और सिंक से एंटी बन जाएगा। सिंक और एंटी भी सिस और ट्रांस की तरह ही एक फॉर्म होती है जो कि एल्केन्स के अंदर होती है और एल्कीन्स के अंदर होती है बच्चों सिस और ट्रांस। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे बात करें हम एल्कीन्स की। ट्रांस एल्कीन्स ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू सिस, क्योंकि सिस में एक्साइड हो जाती है और स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से वो ज्यादा स्टेबल नहीं रहती इन कंपैरिजन टू ट्रांस। आगे बात करते हैं बच्चों, आगे बात करें रीजन की। ट्रांस बल्की ग्रुप्स होते हैं जिसके भी आप मैंने आपको बताया, कुछ इसके अंदर स्टेरिक रिपल्सन होता है। उसके अंदर बल्की ग्रुप्स अलग-अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए एक ऊपर है, एक इस कोने में है, और उसके अंदर क्या होता है हमारे सिस के अंदर दोनों एक साइड ही होते हैं या सिमिलर साइड होते हैं। इस वजह से उसके अंदर रिपल्शन होता है, स्टेरिक रिपल्शन। आगे बात करें बच्चों एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ स्टेबिलिटी। अब बात करें कि स्टेबिलिटी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे मिलता है, किन चीजों से मिलता है, उनकी हम बात करते हैं। पहली हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बच्चों क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एल्कीन को एल्केन में बनाने के लिए जो हाइड्रोजन ऐड किए जाते हैं उससे कितनी हीट रिलीज हो रही है, यानी कि लेस हीट रिलीज, यानी कि कम स्टेबल, यानी कि कम अगर हीट रिलीज होगी तो इसका मतलब है कि जो हमारा एल्कीन जो बना हुआ था वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, और अगर हीट अगर ज्यादा रिलीज हो रही है तो हमारा जो एल्कीन जो बना हुआ था वो कम स्टेबल है। बात करें बच्चों, एग्जाम्पल भी हो गया हमारा एथीन, मोर हीट होगी और लेस स्टेबल हो गया, एथीन हो गया हमारा सी डबल बॉन्ड सी। उसी इसी के कंपैरिजन में दूसरे की बात करें हम, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, इसके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू एथीन।
अब या फिर इसके अलावा बात करते हैं, हम सिंपल एग्जांपल की बात करता हूँ बच्चों, या तो आपको समझ में नहीं आया होगा। अभी एल्काइल सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमने पढ़ा था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और दूसरा एग्जांपल था हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये R चेन जुड़ी हुई है चारों तरफ से, जिसको हम टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बोल रहे थे। उसकी बात करते हैं बच्चों, ये ज्यादा स्टेबल है, यानी जो एल्किन की फॉर्म जो ज्यादा स्टेबल होगी उसके अंदर हीट कम रिलीज होगी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। और जो कम स्टेबल होगा उसके अंदर ज्यादा हीट रिलीज होगी। अब बात करें 2 मेथाइल 2 ब्यूटीन, लेस हीट रिलीज, मोर स्टेबल। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, यानी कि डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है उसी को हम हमारी बॉन्ड एनर्जी बोलती है। हायर बॉन्ड एनर्जी मींस हायर स्टेबिलिटी, यानी कि जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, जितने ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट्स होंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर होगी। आप बोलोगे कि सर किसी में 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, दूर-दूर प्रेजेंट है। बच्चों सिंपली बात करें हम, हमारी ये चीजें भी डिपेंड होती है उसकी स्टेबिलिटी पे, यानी कि एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और जितना कम स्टेबल होगा उतनी ही कम बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा आज की वीडियो में। सब कुछ, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। बेल आइकन भी दबा दो, और आप हमारा ऐप विजिट कर सकते हो, जिसपे आपको कंप्लीट नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे काफी अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही शानदार तरीके से। तो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।